नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ मैं, और मैं पूरी इस कंपनी की जानकारी दूंगा मैं इसके अंदर, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं जिस कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, ये कंपनी एक सरकार की 9 रत्न कंपनियों में से एक है। आपको पता होगा शायद कि 14 कंपनियां ऐसी है कि भारत सरकार के लिए 9 रत्न काम करती है। 9 रत्न मतलब वो कंपनियां जो कि सरकार का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। पहले क्या है कि निजी क्षेत्र में बहुत कम कंपनियां हुआ करती थी, बिजनेसमैन तो सब सारा जो बड़े बड़े बिजनेस सरकार ने खुद ही अपने उससे शुरू किए थे, और उसमें से कई कंपनियां सरकार के लिए इतनी लाभदायक रही कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान दिया सुधारने में। तो उसी 9 रत्न कंपनियों में से एक कंपनी है ये एनएमडीसी। स्थापना इस कंपनी की हुई थी 1958 में। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे देश की आज़ादी के चंद सालों बाद ही, 10 साल बाद, करीब करीब 10 साल बाद इस कंपनी की सरकार ने स्थापना की थी, जब कि वे हमारे देश में जो खनिज वगैरह जो चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करके उससे पैसा बनाया जाए, क्योंकि और उद्योग धंधे इतने थे नहीं, और हमारे देश को चलाने की सरकार को पैसे की जरूरत थी। इससे कंपनी की स्थापना की थी इस सोच के साथ कि ये इससे हमारा जो संपदा है जो पड़ी हुई है उसका सही तरीके से उसका उपयोग हो सके, और सरकार की प्लानिंग सही जाती है, सक्सेस जाती है कि ये कंपनी जो देखते ही देखते कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है। शुरुआत में ये कंपनी काम करती है लोहा अयस्क का काम करती है, लोहा स्टील वगैरह से काम करती है। बाद में कॉपर है, तांबा मतलब मैग्नेट है, चूना पत्थर है, टंगस्टन है, तरह कई और जो कीमती धातु है उनका कारोबार भी शुरू कर देती है। इसके साथ साथ ये कंपनी हीरा हीरा जो पन्ना में ये जो हीरा खदान है तो हीरा का खनन भी शुरू कर देती है। मतलब अगर कहा जाए तो ये दुनिया की छठी ऐसी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि जो जहाँ पर खनन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, और जितने मतलब जो देश को इनको जो ज़रूरत होती है स्टील की, लोहे की, अयस्क की, उसका करीब करीब 40% हिस्सा ये कंपनी उत्पादित करती है। तो थोड़ा सा हम इसके डेटा पर आ जाते हैं कि इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी, मैंने बताया 1958 में। 1997 में उसका आईपीओ आया था, मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी है। करीब 250-300 रुपये रेट के आधार पर ही हुई थी ये लिस्ट 1997 में। और इस कंपनी का हाईएस्ट देखा जाए तो वो करीब रहा है 500 रुपये का, और लो देखा जाए सबसे कम लो रहा है करीब 80 रुपये का रहा है इसका इतने सालों में। मतलब 97 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, तो हाईएस्ट 500 रुपये का और लो 80 रुपये का रहा है इसका। इसका मार्केट कैप कभी 70-80 हज़ार करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर तक भी हुआ करता था मार्केट कैप। अभी वर्तमान में इसका मार्केट कैप है करीब 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और कंपनी के जो अभी शेयर की जो प्राइस है, शेयर की प्राइस है कंपनी की 151 रुपये है। कंपनी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देती है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। बोनस की कोई हिस्ट्री मुझे मिली नहीं है इसकी, लेकिन डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, लगभग हर साल देती है डिविडेंड अपने शेयरधारकों को। इस कंपनी की जो एक बार इसके अंदर एक पीओ आया था, मतलब सरकार ने अपनी होल्डिंग बेची थी। ये जो आप सुनते हैं ना कि निजीकरण निजीकरण वगैरह, तो सरकार कई बार अपनी होल्डिंग इसलिए बेचती है, सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक पीओ आया था 2010 में आया था। उसकी वजह ये थी कि जब 2008 में पूरे दुनिया भर के मार्केट क्रैश हुए थे और पूरा एक अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी हर देश की, हमारे यहाँ की भी काफ़ी हिल गई थी अर्थव्यवस्था। सरकार को जो पैसे की जरूरत थी करीब, तो सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर करीब अपने 10 या 9,000 करोड़ के शेयर बेचे थे, निजी कंपनियों को बेचे थे, इंस्टीट्यूशनल उनको इन्वेस्टरों को बेचे थे। और तब करीब 300 रुपये प्राइस के आसपास FPO लेकर आए थे सरकार। उसके अंदर सरकार ने अपनी 8 या 9% हिस्सेदारी बेची थी इसके, जब सरकार के पास इसकी करीब 60-70% हिस्सेदारी सरकार के पास थी। मतलब एक बात तो सरकार ही इसकी ओनर थी, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों को बेची थी। लेकिन उस समय क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से ये केवल मात्र 1% के उस आधार पर ही ये सब्सक्राइब होता है एक फीओ, क्योंकि प्राइस जो रखी थी, जो मार्केट में शेयर की प्राइस थी 300 रुपये, उसके आसपास 300-350, उसी की प्राइस में सरकार ने एक फीओ लाई थी। जबकि जो इन्वेस्टर चाहते थे कि कम कीमत में शेयर रखना था उनको, क्योंकि बड़ी पूंजी लगाना है, लेकिन सरकार की ने जो पैसा जो शेयर की प्राइस रखी थी वो भी 300 रुपये के आसपास रखी थी। तो उस समय क्या कि ये 348
रुपये, मतलब उसके बाद 348 रुपये के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था उस समय। हालांकि ये बात थी 2010 की बात थी, लेकिन 2010 के बाद में भी कंपनी चलती रही, अच्छी चलती रही, कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी ने 2022, अभी पिछले 2 साल पहले कह सकते हैं, साल भर पहले 2022 में सरकार ने एक इसका डिवीज़न अलग कर दिया, मतलब इसको डीमर्जर किया इस कंपनी को। डीमर्जर ये था कि इसका नागरनौल में एक स्टील प्लांट था, बहुत बड़ा स्टील प्लांट था, जहाँ की हर रोज की जो क्षमता है, मतलब लाखों टन स्टील बनाने की है, तो उस प्लांट को सरकार ने अलग कर दिया। मतलब कह सकते कि 50% सरकार ने इस हिस्से को अलग कर दिया इस कंपनी को, और इसको मतलब इसमें निजी भागीदारी तय कर दी कि निजी भागीदारी से ये कंपनी को तो बनाएंगे। तो करीब करीब 20,000 मार्केट कैप वाली इस कंपनी को सरकार ने जो एनएमडीसी स्टील की थी, जो नागरनौल स्टील के नाम एक प्लांट, एनएसपी नागरनौल स्टील प्लांट, इसको सरकार ने अलग कर दिया। ये 2022 की बात है। तब से दोनों ही कंपनियां अलग अलग कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो अभी एनएमडीसी एक अलग नाम से लिस्ट है, तो इसका जो स्टील प्लांट वाली कंपनी है एनएसपी, तो वो कंपनी का अभी जो शेयर आ रहा है करीब 40 रुपये में। तो वो आप चाहे तो वो शेयर भी ले सकते हैं, चाहे ये शेयर ले सकते हैं। वो 30 या 31 रुपये में एनएसपी का जो शेयर लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, और अभी आपको आज की तारीख में 40 रुपये में मिल रहा है, तो करीब करीब उसके आसपास ही है। और ये जो शेयर है जो एनएमडीसी का, ये आपको आईपीओ प्राइस से भी कम में मिल रहा है। अभी केवल 151 रुपये रेट है, जबकि इसका आईपीओ 300 रुपये का आया था, उसके हिसाब से करीब आधी रेट में मिल रहा है। अभी आपको ही डिसाइड करना कि कौन सा लेना है, एक नई कंपनी जो बनी है उसका लेना है, या पुरानी कंपनी एनएमडीसी का लेना है। दोनों ही कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। कर्नाटक में इनका खनन क्षेत्र है, इसके अलावा कर्नाटक के विजयनगर में, और इसके अलावा जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें वगैरह, तो बिजनेस ज़बरदस्त है, मार्केट भी ज़बरदस्त है। अभी इनका जो लेटेस्ट जून का जो रेवेन्यू आया था करीब 5,600 करोड़, 600 करोड़ या 5,500 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 1,600 करोड़ का इनको शुद्ध लाभ हुआ था इस कंपनी को अभी जून वाले इसमें। और इसके पहले देखा जाता है, हालांकि पिछले उससे कम है, ये जरूर कम है, जो रेवेन्यू इनका अगर 2017-18 का देखा जाए तो करीब 14,000 करोड़ का था इनका रेवेन्यू, उससे काफ़ी कम आ रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी एक नवरत्न कंपनी और अच्छी कंपनी में जानी जाती है। कंपनी का में कर्जा भी है, लेकिन कर्जे के मुकाबले कंपनी एक सरकारी क्षेत्र कंपनी तक एक अच्छी कंपनी है। वो सभी कंपनी सरकारी क्षेत्र इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर निजीकरण सरकार की जरूरी बन जाता है, सरकार अभी कई कंपनी को निजीकरण कर रही है। इसके पहले सरकार ने एनटीपीसी का निजीकरण किया था, आरईसी का निजीकरण किया था, और अभी इसका भी किया है। और कई कंपनी के मतलब इसमें निजीकरण को नुकसानदायक नहीं होता। आप हमेशा ध्यान रखते हैं, अभी एमएमटीसी का निजीकरण की बात चल रही है, भेल के निजीकरण की बात चल रही है। तो ये क्या है कि सरकार जब निजीकरण करती है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो निजी जो बिजनेसमैन है, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंस्टीट्यूट वाले, वो इसके अंदर अपना पैसा लगाए, ताकि कंपनी को लंबे समय तक चलाया जा सके। तो कभी कभी है ना, आपको निजीकरण से घबराना नहीं चाहिए। ये भी मैं कह रहा हूँ कि कई बार नेगेटिव खबरें आती है कि सरकार बेच रही है, अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, तो वो बेच रही कंपनी की भलाई के लिए बेच रही होती है। देश के सरकार को जरूरत पड़ती है पैसे की, सरकार लगता है हम चलाने में इतना सक्षम नहीं है जितना निजी क्षेत्र के लोग चला सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने निजीकरण लाई थी, और तब से कंपनी बढ़िया चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ। आप कोई भी शेयर ले सकते, सस्ता शेयर चाहे तो आप इसी का शेयर जो वो एनएसपी का शेयर ले सकते हैं, स्टील प्लांट वाला, या चाहे 151 का, दोनों ही अभी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं। फिर भी मैं कहता कि इन्वेस्ट करना टोटल आपकी मर्जी है, इसके अंदर मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और आप और कुछ जो एडवाइज़र उनसे ज़रूर ले लें कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि शेयर मार्केट में कई बार क्या होता है कि किसी का आकलन गलत हो सकता है, लेकिन जो कंपनी की जो मैंने पूरी हिस्ट्री खंगा ली, तो कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। कोई दिक्कत अभी तक इसमें कोई बड़ा लोचा के सामने आया, नज़र में नहीं आया, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है या डिफॉल्ट, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है शुरू से आखिरी तक। आज कंपनी का देखा जाए तो 1958 से 70 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। तो अभी तो कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ में। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नई कंपनी के साथ में, नई कंपनी की जानकारी लिए। तब तक मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो आज केवल इतना ही।